नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों जेलेंस्की की मदद तो कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लगातार उन्हें धन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और तमाम तरह की जो भी सुरक्षा सहयोग हो सकता है, सहूलियत हो सकती है, वो दे रहे हैं। लेकिन वो जेलेंस्की से बहुत चिढ़े हुए भी हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जेलेंस्की और उनके साथियों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मतलब यहाँ से यूरोप और अमेरिका मदद दे रहे हैं और जेलेंस्की और उनके साथी वहाँ पर उस धन से अपने खजाने भर रहे हैं। और अभी जो हाल में ऊर्जा से संबंधित घोटाला सामने आया है, उसके बाद तो हंगामा ही मचा हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये यूक्रेन के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। अब सोचिए कि यूक्रेन इस समय कितनी बड़े संकट से गुजर रहा है, कितनी बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। रूस से लगातार 4 साल से वो जंग में उलझा हुआ है। लोगों की माली हालत बिगड़ चुकी है, तबाह हो चुका है यूक्रेन का बड़ा हिस्सा। आए दिन बमबारी होती है और उसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की और उसके साथी आपदा में अवसर बना रहे हैं। वो अपने खजाने भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। तो ये जो आरोप हैं भ्रष्टाचार के, ये केवल आरोप नहीं है बल्कि बहुत ही गंभीर किस्म के प्रमाण इसमें मिल चुके हैं, जिसमें जेलेंस्की और उनके साथियों के लिप्त होना सुनिश्चित हो रहा है। अभी इसी साल यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसियों ने खुलासा किया था कि जेलेंस्की और उनके करीबी सहयोगी ने जो स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कंपनी है, उससे लगभग $100 मिलियन की हेराफेरी की है। इसमें किकबैक स्कीम भी शामिल थी, जहां अधिकारियों ने अनुबंधों से, ठेकों से रिश्वत ली। और जैसा मैंने कहा कि ये यूक्रेन के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जेलेंस्की पर दूसरा जो आरोप है, अभी मैं और भी इसमें गहराई से उतरूंगा, लेकिन मोटे तौर पर एक खाका खींच दूं कि न केवल ये करप्शन हो रहा है, बल्कि जेलेंस्की करप्शन पर जो निगरानी रखने वाली एजेंसियां हैं, जो एंटी करप्शन एजेंसियां हैं, उनको कैसे कमज़ोर किया है, ये जेलेंस्की पर बहुत बड़ा आरोप है और जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार संभव हुआ है। अभी जुलाई 2025 में ही उन्होंने एक कानून पारित किया था, कानून बनवाया था, जिसमें ये जो एंटी करप्शन एजेंसियां हैं उनकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया था, उनकी जांच की जो दायरा है उसको सीमित कर दिया गया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया और कहा कि ये जानबूझकर जेलेंस्की ने किया ताकि अपने साथियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाया जा सके और भ्रष्टाचार खुद भी कर सकें। ये इस तरह की बात सामने आई है। इसके पहले जेलेंस्की पर और भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। उन पर ही नहीं, उनके बहुत सारे साथियों पर भी, कि वो यूक्रेन से धन को लूटकर बाहर ले जा रहे हैं। 2021 के पेंडोरा पेपर्स में खुलासा हुआ था कि जेलेंस्की और उनके करीबियों के पास ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और बेलीज में ऑफशोर कंपनियां थीं जो उनके कॉमेडी प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़ी थी। इनमें $41 मिलियन की राशि भी शामिल थी और जो कि वहाँ के ओलिगार्क हैं, कुलीन है इहोर कोलोमोयस्की, इनसे जुड़ी हो सकती है। अभी मैं कोलोमोयस्की के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कोलोमोयस्की और जेलेंस्की का नाता रहा है, कैसे कोलोमोयस्की ने जेलेंस्की को आगे बढ़ाया और वो खुद कैसे करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। ये उनका है। अब ये आरोप जो हैं किसने लगाए, ज़रा इसको सोच लीजिए। नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन, जो कि स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस है, उसने मुख्य जांच की और उसने कहा कि जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ
एंड्री यरमार्क के घर की तलाशी के लिए कहा और ली गई तलाशी और उनको अरेस्ट भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और जांचकर्ताओं ने भी इसकी पड़ताल की है। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, अल जजीरा, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन सब ने जांच की और ये बता रहे हैं कि ये जांच सब बताती हैं कि ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगी इस तरह के करप्शन में इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया है कि वो अपने कानूनों में सुधार करें और करप्शन पर रोक लगाएं। ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा ये युद्ध के दौरान लगे हैं, जब यूक्रेन पूरी तरह से पश्चिमी सहायता पर निर्भर है। $100 मिलियन का घोटाला यूक्रेन की वैधता को कमज़ोर करता है और पुतिन को भी मौका देता है कि ज़ेलेंस्की किस तरह के राष्ट्रपति हैं, किस तरह से करप्शन में डूबे हुए हैं और उनकी कोई नैतिक शक्ति नहीं है कि वो यूक्रेन के सर्वोच्च पद पर बने रहें। और इसी वजह से जो ज़ेलेंस्की की है जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग है, वो बहुत नीचे आई है। तो ये स्थिति है ज़ेलेंस्की की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ेलेंस्की के कौन से साथी हैं और उनके अफसरों की भ्रष्टाचार की कहानियाँ क्या क्या हैं। उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं एंड्री यरमार्क। नवंबर 2025 में इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इनके घर की तलाशी ली जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने। ऊर्जा क्षेत्र में 100 मिलियन की जो हेरा फेरी हुई है डॉलर की, उसमें उनको शामिल पाया गया। और ये आपको जानकर और दिलचस्प लगेगा कि ये जो यरमार्क है, एंडी यरमार्क, इनको ज़ेलेंस्की का शैडो मैन कहा जाता है और घोटाले ने उनकी पावर वर्टिकल को तोड़ दिया है। ये यरमार्क साहब ज़ेलेंस्की के साथ शांति वार्ताओं में भी जाते थे। अब अगर उनके शैडो मैन ही करप्शन में शामिल थे तो इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की भी उस करप्शन के हिस्सेदार रहे होंगे। फिर आता है हरमन गालुश्चेंको जो कि एनर्जी मिनिस्टर थे और उनके जो डिप्टी मिनिस्टर थे एलेक्सी ग्रिंचुक, ये भी उसी ऊर्जा घोटाले में आरोपी हैं और उन पर रिश्वत लेने के आरोप हैं। ज़ेलेंस्की ने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये ज़ेलेंस्की के बहुत करीबी लोग थे। एक और है तिमूर मिंडिच, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और ये यरमार्क के बिजनेस पार्टनर थे, जो कि एंडी यरमार्क जो शैडो मैन हैं ज़ेलेंस्की के, उनके बिजनेस पार्टनर थे और वो भी घोटाले में शामिल हैं और उन्होंने भी ऊर्जा कंपनी जो स्टेट की थी उससे पैसे निकाले थे। इसी तरह से इगोर मिरोन्युक हैं जो कि भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका सामने आई है। और ऊर्जा और न्याय मंत्री जो अभी मैंने कहा, एक न्याय मंत्री भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि सर्वोच्च स्तर पर सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी मैं उस भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको और कभी और करूँगा कि कैसे सैन्य अधिकारियों में भी बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो भी कैसे जो युद्ध के लिए सहायता आ रही है, धन आ रहा है, उसमें से कैसे करप्शन करके विदेशों में जमा कर रहे हैं, विदेशों में अपने धन जमा कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इसकी एक कहानी एक अलग है जो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगा। अब मैं उस इहोर कोलोमायोस्की के बारे में बताता हूं जो ज़ेलेंस्की के कहना चाहिए मेंटर हैं, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने में मदद की। इहोर कोलोमायोस्की यूक्रेन के बड़े ओलिगार्क हैं, बैंकर हैं, मीडिया टाइकून हैं, बिजनेसमैन हैं। वो प्रिवाट बैंक के सह संपादक हैं। हालांकि इस बैंक का 2016 में नेशनलाइजेशन हो गया था। कोलोमायोस्की पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अमेरिका ने 2021 में ही उन पर प्रतिबंध लगाया था। वो 1+1 मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, जहां ज़ेलेंस्की का लोकप्रिय शो सर्वेंट ऑफ द पीपल प्रसारित हो रहा था और उस कॉमेडी शो से ही इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी ज़ेलेंस्की की और वो पब्लिक में हीरो बन गए थे। ज़ेलेंस्की के इनसे क्या संबंध है? 2019 के चुनाव में ज़ेलेंस्की को फाइनेंस किया था उनकी कैंपेन को
मीडिया हाउस जो उनका है वो समर्थन कर रहा था। जेलेंस्की ने कोलोमोयस्की के वकील को अपना सलाहकार नियुक्त किया था और विदेश में उनसे मिले थे। बाद में दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। 2023 में जेलेंस्की के एंटी ओलिगार्क अभियान के तहत कोलोमोयस्की को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2024 में हत्या की साजिश के आरोप भी लगे। जेलेंस्की ने दूरी बनाई, लेकिन जो पुराना रिश्ता है वो टूटा नहीं है, पब्लिकली टूट गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका के मियामी में दोनों के घर हैं, यानी ये जो करप्शन का पैसा है दोनों ने मिलकर बाहर प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगाया है। यूक्रेन के कुछ और ओलिगार्क हैं जो जेलेंस्की के साथ रहे हैं, जेलेंस्की का समर्थन करते रहे हैं। इहोर कोलोमोयस्की का नाम मैं आपको ले चुका हूँ। एक विक्टर पिंचुक हैं, स्टील टाइकून हैं, जेलेंस्की के अभियान में वो समर्थन देते रहे हैं। वे इंटरपाइप के मालिक हैं और पश्चिमी लॉबिंग में सक्रिय हैं। एक रिनात अख्मेतेव हैं जो यूक्रेन के सबसे अमीर ओलिगार्क हैं। शुरुआत में जेलेंस्की का विरोध किया, लेकिन बाद में उनका समर्थन करने लगे। बाद में जेलेंस्की ने भी उनको अपनी डी ओलिगार्क पॉलिसी के तहत टारगेट किया। अब ये पूरा मामला है, आप देखिए कि किस तरह से ये फंसे हुए हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो इसका साफ मतलब है कि जेलेंस्की का हाल क्या है। दरअसल क्या हुआ था कि जब 2019 में, माफ़ कीजिएगा, 2013-14 को जो क्रांति हुई थी यूरो मैदान में, जिसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने यूरोपियन संघ के साथ जो एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने वहाँ पर एक विद्रोह खड़ा करने की कोशिश किया भी। उसमें दक्षिणपंथी और फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे प्रमुख थे। उन्होंने वहाँ का एक मैदान, यूरो मैदान कहा जाता है, वहाँ पर एक बड़ा रैली आयोजित हुई, बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि जो हिंसा हुई उसमें करीब 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और यानुकोविच को वहाँ से भागना पड़ा। नई सरकार बनी और यूक्रेन ने फिर नई दिशा ली। तो उसके बाद ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये जो यानुकोविच की सरकार पलटी, इसमें माना जाता है कि यूरोप और अमेरिका का हाथ था। और जो वहाँ 100 लोग मारे भी गए प्रदर्शनकारियों पर गोली, उसके भी दूसरे तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग केवल पुलिस की गोलियों से नहीं मारे गए थे, बल्कि किसी एक होटल से स्नाइपर के ज़रिए उन प्रदर्शनकारियों को मारा गया था, ताकि इस मामले को बड़ा बनाया जा सके। और वो जो स्नाइपर चलाने वाले थे वो यूरोप और अमेरिकी देशों के थे। वो किसी भी तरह से यूक्रेन को अपने साथ लाना चाहते थे, नाटो का मेंबर बनाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने ये जो रिजीम चेंज है उसको प्लॉट किया और यानुकोविच के खिलाफ इतना माहौल बनाया। और वो भी माहौल क्यों बनाया मैं बता चुका हूँ कि वो यूरोपीय संघ से जुड़ने के बात को लेकर मुकर गए थे। पहले तैयार थे, फिर उन्हें इसमें संदेह हुआ और वो फिर पीछे हट गए, और ये यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं आया। और फिर इसके बाद कीव के मैदान में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए, और जिसे जो दक्षिणपंथी हैं या इसके समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी थी, गरिमा की क्रांति थी, इसे रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। खैर, ये दोनों पक्ष हैं, वो अपने अपने तरह से देखते हैं, लेकिन ये स्थापित बात है कि रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका और यूरोप के देश थे। उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट की बिसात बिछाई थी और वो उसमें कामयाब हुए थे। और फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद फिर जेलेंस्की सत्ता पर काबिज हुए, और वो जैसा मैंने कहा कि कोलोमोयस्की के सहयोग से पद पर कायम हुए। और उसके बाद
एक भ्रष्टाचार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। तो अब पश्चिमी देशों के सामने कोई रास्ता नहीं है। वो ज़ेलेंस्की को ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनका जो पैसा जा रहा है वो उसमें से बहुत सारा पैसा लीक हो रहा है करप्शन में, चाहे वो ज़ेलेंस्की हों, उनके साथी हों या सेना के अफसर हों, वहाँ पर उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और जो जिस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए रूस के साथ, वो उस तरह की लड़ाई लड़ने में अब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहे हैं। ये ठीक है कि ट्रंप के पुतिन के साथ भी संबंध हैं और इसलिए भी वो शायद हाथ पीछे खींच रहे हैं यूक्रेन के युद्ध से, लेकिन ये हकीकत है कि ज़ेलेंस्की एक बहुत ही कमज़ोर और भ्रष्ट लीडर साबित हो चुके हैं और उन पर अब बहुत भरोसा अमेरिका को तो नहीं ही है। यूरोप भी रूस के डर से यूक्रेन को लगातार युद्ध के लिए धक्का देता जा रहा है, जिसमें यूक्रेन का भला नहीं नुकसान ही हो रहा है। बहरहाल तो ये है ज़ेलेंस्की महोदय, जिन्हें पश्चिमी दुनिया के जो देश हैं, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो गले लगाते रहते हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की की हकीकत भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।